नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट लेके आया हूँ और ये अपडेट टोटली एजुकेशन पर्पस में होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा पूरा का पूरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत कुछ सीखने को आपको मौका मिलेगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है उसके नाम है टाटा मोटर्स। देखिए टाटा मोटर्स पिछले दिनों में एक्चुअली पिछले दिनों में नहीं, एटलीस्ट 5 डेज में कंपनी के ऊपर कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं हुआ। सबसे पहले मैं आपको चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, कंपनी के ऊपर कुछ दिनों से 5 डेज नहीं, एटलीस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अराउंड 2 वीक्स में कोई भी खास परफॉर्मेंस नहीं हुआ। फरवरी की स्टार्टिंग से 5 तारीख से लेकर आज के दिन तक कंपनी के ऊपर कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं हुआ। एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड करता रहा। तो एक चीजों को ध्यान देना, जब कोई लंबा जर्नी हो उसके बाद कभी ना कभी शेयर को होल्ड करना पड़ता है, मतलब रुकना पड़ता है। ऐसे ऐसे होता क्यों है? क्योंकि देखिए जो लोग इस नीचे लेवल में बाई करके रखे थे वो लोग मान के चलिए यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट किया। तो प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट किया मतलब नीचे आना चाहिए था, मगर यहाँ पे क्या हुआ, जब नीचे आने का कोशिश कर रहा है उस टाइम और भी कुछ बायर यहाँ पे बाई करने का कोशिश कर रहा है। तो यही सिचुएशन के कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, एक जगह पे वो होल्ड कर रहा है। तो एक होल्ड करना एक पॉजिटिव निशानी होता है। तो होल्ड जब करके वो ऊपर साइड को ब्रेकआउट करे तो फिर से एक लंबा जर्नी वो करने के लिए तैयारी करेंगे। तो मेरा जो एंट्री लेवल्स है वो आपको मैं बता चुका हूँ पहले का। आपको इधर बना और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद वो धीरे धीरे करके क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है। और ऊपर जा रहा है इसका मतलब है कंपनी टारगेट तक जाने का कोशिश करेंगे। और जो मेरा टारगेट है वो टारगेट लेके मैं चल रहा हूँ करीबन 1140 रुपीज के आसपास। तो ये टारगेट कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं है। अराउंड अराउंड आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टारगेट निकल के आ रहा है करीबन 90% के आसपास। और मुझे लगता है ये जो टारगेट है वो 1 साल के अंदर अंदर ही टारगेट मिल जाएगा, जिस तरीके से कंपनी परफॉर्मेंस कर रहा है। अगर हाँ कुछ मार्केट में नेगेटिव न्यूज ना आए, नेगेटिव कोई सेंटिमेंट ना आए, तो इजीली वो एक एक साल के अंदर अंदर टारगेट को अचीव कर पाएंगे। तो फिलहाल के लिए जो टारगेट अभी तक मिला है 54%, और वो भी 228 डेज में इस तरीके से टारगेट मिला। तो मुझे लग रहा है तो हाँ 228 डेज अभी हुआ है, अभी तो टाइम बाकी है। तो मुझे लगता है 1 साल के अंदर अंदर वो टारगेट को अचीव कर सकते हैं। बाकी देखा जाएगा वो किस तरीके से परफॉर्मेंस करते हैं। तो मैंने ट्रेड क्यों लिया वो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। पहली बात, कंपनीज के ऊपर क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे तो कंपनी इस बार हाईएस्ट सेल्स जनरेट किया। उसके साथ साथ कंपनी हाईएस्ट सेल्स के साथ साथ एक्सपेंस को भी कंट्रोल में रखा और उस बेसिस में 3,000 करोड़ से 7,000 करोड़ तक कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ किया। एक मजेदार चीज बता दूं कि कंपनी देखिए लास्ट 2 दिसंबर, जो प्रीवियस 2 दिसंबर था 2020 में, 2021 में, उस टाइम में कंपनी क्या था, लॉस किए थे। और आज वो प्रॉफिट किया पिछले सालों में और इस बार उससे डबल प्रॉफिट किया। तो जब कंपनी का डबल प्रॉफिट हुआ तो कंपनी में कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है। तो जो 21% का अर्निंग पर शेयर नेगेटिव था वो बढ़ के पॉजिटिव 21% के आसपास अर्निंग देखने को मिला। तो इतने शानदार पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी का ग्रोथ हुआ, जिसके चलते कंपनी के ऊपर शानदार तरीके से एक मोमेंटम जर्नी देखने को मिला। तो ऐसे किसी कंपनी के ऊपर ट्रेड मत ले लेना कि चलो कंपनी भागते चले जा रहे हैं और हम लोग ट्रेड ले लेंगे, ऐसे बिल्कुल मत करिए। क्योंकि हर किसी कंपनी के ऊपर एंट्री लेने से पहले ये सारे पॉइंट्स को आपको चेकआउट करना पड़ता है। क्योंकि लास्ट कुछ फ्यू डेज का डेटा दिखा दूं तो कंपनी के ऊपर एक देखिए हाई लेवल का वॉल्यूम देखने को मिला है। 40 to 50% के आसपास वॉल्यूम देखने को मिला, मतलब एक अच्छा खासा वॉल्यूम सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिले। अभी चलो इस कंपनी के ऊपर टेक्निकली चार्ट पैटर्न को एक बार मैं दोहराता हूँ। देखिए पहले बहुत दिनों के बाद यहाँ पे 2015 से अपडेट है का शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना और उसके बाद ब्रेकआउट हुआ। तो वो इतना आसानी से वो टारगेट आपको नहीं देंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। थोड़ा सा टाइम लेकर वो टारगेट तक जाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए कंपनी के ऊपर एक शानदार तरीके से परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिला। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है रिलैक्सो फुटवेयर। तो रिलैक्सो फुटवेयर के बारे में बात करूँ तो 20,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है और करंट जो इसका पी रेशियो है वो 103 के आसपास चल रहा है। मैं सबसे पहले इस कंपनी के पी रेशियो के बारे में चर्चा करूंगा। देखिए एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था 150 के आसपास और आज 100 के आसपास पी रेशियो चल रहा है। फिर भी इस कंपनी का मीडियम पी रेशियो जो 5 साल के है वो 99 है। इसका मतलब पी रेशियो अभी भी देखा जाए तो थोड़ा सा हाई देखने को मिला। तो क्या कंपनी इस हाई पी रेशियो के ऊपर ऊपर जा पाएंगे?
देखिए उसके लिए आपको चार्ट पैटर्न देखना पड़ेगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, कंपनी बहुत दिनों से एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और वो भी एक शोल्डर कम 2 बार शोल्डर बनने के बाद भी उसको ब्रेक नहीं कर पाए। उसके बाद नीचे आ गया। इसका मतलब ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न को अभी यूज नहीं किया जाएगा। फिर से नया पैटर्न बना है, शोल्डर कम शोल्डर और उसके बाद एक बिग हेड बनेगा। उसके बाद अगर ब्रेकआउट करे तो कुछ पैटर्न से यहाँ पे एंट्री लेने के लिए जरूर मैं तैयार रहूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से पैटर्न्स आपको एक इंडिकेट करता है कि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, जिसके चलते है वो इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं किया। तो बहुत बार आपको मतलब एक सिक्योर कर देते हैं कि आपका जो एंट्री है वो कब आपको लेना है। तो इसके लिए आपको क्वार्टरली रिजल्ट भी देखना पड़ेगा। जैसे देखिए कंपनी का सेल्स ज्यादा तो हुआ मगर पिछले क्वार्टर्स को बीट नहीं कर पाए। एक्सपेंस को कंट्रोल तो किया, नेट प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिले, 30 करोड़ से 39 करोड़ तक देखने को मिला। अभी देखिए कंपनी का बैलेंस शीट देखेंगे तो कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। अभी बोरिंग्स कंपनी के ऊपर थोड़ा सा कम होना चाहिए था मगर इस बार कंपनी का बोरिंग्स बढ़ चुके हैं करीबन 225 करोड़। फिर भी मैं ना के बराबर बोरिंग्स कहूंगा। और मजेदार बात यही है, जो लोग सोच रहे हैं कि इसका बोरिंग्स ज्यादा है, उसके लिए बता दूं कंपनी के हाथ में 129 करोड़ के आसपास पैसा है और कंपनी बोरिंग्स लेकर रखा है करीबन 250 करोड़ के आसपास। तो मेरे हिसाब से इस बोरिंग्स को कंपनी ब्रेक आउट कर सकते हैं। तो बोरिंग्स अभी थोड़ा सा ज्यादा लिया गया। फिर भी इसके डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूं तो कंपनी का जो डेप्थ है वो, अगर फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूं तो कंपनी का जो डेप्थ है अभी वो ना के बराबर है, एकदम जीरो के बराबर है। और कंपनी का आरओसी एंड आरओई दोनों ही आपको अच्छा दिखेगा। और प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट है, मतलब वीकनेस देखने को मिला, क्योंकि 8% के आसपास एवरेज 3 साल 5 साल में देखने को मिला था। अभी जो लास्ट ईयर में कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन है वो कम होता देखने को मिले और यही प्रॉफिट मार्जिन कम होने के कारण कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज देखने को मिला, जिसके चलते है कंपनी इस हाई लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि बर्जर रिलैक्सो फूडर कंपनी का बेकार हो गया, बिल्कुल नहीं। इंडिया के टॉप मतलब इंडिया के टॉप 3 रैंकिंग में कंपनी का नाम है। एक्चुअली कंपनी नंबर 1 था, आज कंपनी सेकंड पोजीशन में आ चुके हैं। कंपनी का मार्केट शेयर कम हुआ है इसीलिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, बहुत कुछ यहाँ पे जानने का मौका मिलेगा। देखिए जब कंपनी नीचे लेवल से ऊपर गया था तो इसके बाद यहाँ पे नीचे आए और कोविड के सिचुएशन को हैंडल किया। उसके बाद यहाँ पे जो स्ट्रॉन्गली इसका रेजिस्टेंस है, इसी रेजिस्टेंस को कंपनी ब्रेक किया, उसके बाद रिटेस्ट किया, उसके बाद धमाका परफॉर्मेंस हुआ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रिटेस्ट किया, उसके बाद अप मूवमेंट में अप मूवमेंट में गया और उसी लेवल को फिर से यहाँ पे क्या कर रहा है कंपनी, रिटेस्ट करके फिर से दोबारा रिटेस्ट करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ से रीबैक करे तो सोचना यहाँ पे एक यू जैसे पैटर्न क्रिएट होगा और टॉप लेवल तक जाने का वो कोशिश करेंगे। तो यही खासियत पॉइंट आपको ढूंढना होगा, यही खासियत पॉइंट आपको सर्च आउट करना होगा, तभी आपको अच्छा कंपनी सस्ते दामों में मिलेगा। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज। देखिए क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज जो एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है और इस कंपनी का बेसिकली जो बिजनेस है वो परफॉर्मेंस केमिकल्स के ऊपर है, स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर बिजनेस है। और साथ कंपनी देखा जाए तो जो एफएमसीजी सेक्टर के ऊपर भी काम करते हैं। तो तीनों एफएमसीजी सेक्टर मतलब एफएमसीजी केमिकल्स बनाते हैं। तो तीनों जो प्रोडक्ट है इसका, तीनों ही डिमांडेबल है। मगर हुआ क्या, अभी केमिकल सेक्टर का डिमांड मार्केट में बहुत कम हो गया, क्योंकि एक रिपोर्ट में आपको बताया था कि चाइना यूरोप कंट्रीज में सस्ते दामों में खुद का केमिकल प्रोडक्ट को बेच रहा है और इस सस्ते दामों में प्रोडक्ट को बेचने के कारण मार्केट में जो डिमांड का जो बैलेंस था वो डिमांड का बैलेंस बिगड़ चुके हैं। और इसी डिमांड्स का बैलेंस बिगड़ने के कारण इंडिया में जितने सारे पॉपुलर कंपनी है उसका सेल्स डाउन हो चुके हैं। अगर इस कंपनी के सेल्स को देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा 237 करोड़ से 195 करोड़ बना। हाँ, अच्छी बात यह है कि कंपनी के जो 180 करोड़ का सेल्स था वो सेल्स बढ़ के 195 करोड़ का सेल्स बना। तो एक अलग लेवल का सेल्स का ग्रोथ है। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखा और नेट प्रॉफिटेबिलिटी 84 करोड़ से 63 करोड़ तक बना। इसका मतलब कंपनी का नेट प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा सा यहाँ पे वीकनेस के हिसाब से देखने को मिला। अब मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा ग्रोथेबल सिचुएशन अपकमिंग टाइम्स में आने वाले हैं। अभी इस डेटा को देखकर आप चिंता मत करिएगा कि हाँ कंपनी बेकार हो गया, कंपनी के खास परफॉर्मेंस नहीं है। तो उस बेसिस में बात करूं तो कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथेबल सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा। तो एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास आपको इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना।
अभी केमिकल्स कंपनी के ऊपर एक चीज मैं बता दूं, कंपनी के ऊपर अगर कंपनी का परफॉर्मेंस बेकार होता तो इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर होल्डिंग को कंटिन्यू नहीं करता, वो पहले ही माल बेचकर भाग जाते। तो सीधी सी बात है, कंपनीज के ऊपर जो यहाँ पे पैटर्न क्रिएट हुआ, कफ विथ हैंड पैटर्न्स, तो फाइनली ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद देखिए फिर से रीटेस्ट किया, उसके बाद ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं, तो फाइनली इस लेवल को अगर ब्रेकआउट करेगा तो जो टारगेट मेरा निकल के आ रहा है वो करीबन 1800 रुपीज के आसपास। जो टारगेट मेरा मेरा खुद का जो टारगेट है वो 16 के आसपास है। मैं इस टारगेट को फॉलो अप करके चल रहा हूँ। तो प्लीज इस वीडियो में कोई भी मेरे तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है। अगर काम करना है तो प्लीज आपके ओपिनियन के हिसाब से आपके जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिए। मैं आज तक किसी को कोई भी रिकमेंडेशन नहीं किया, क्योंकि ये सभी के रूल्स के खिलाफ है। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग काम करना चाहते हैं तो सारी चीजों को सीखिए, बैक टेस्टिंग करिए, उसके बाद काम करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूं, उसका नाम है पेसालो डिजिटल लिमिटेड। तो पेसालो डिजिटल लिमिटेड के बारे में बात करूं तो कंपनी इसके ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है, वो है कंपनी का बोनस का। तो कंपनी 20 मार्च में एक के बदले एक शेयर कंपनी आपको देने वाले है। तो वो भी बोनस के हिसाब से, जो लोग बोनस पाना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर एक बार रिसर्च करिए, वेरीफाई करिए, उसके बाद काम करिए। तो मिलते हैं इसी तरीके से कोई नया स्टॉक लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।